one type of art. ये डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है, इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली बीजेपी के सांसद सब भग लिए। अरे ये तुम संविधान के पद पे बैठे हो और तुम रोते हो। अरे संविधान चलाओ। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। आपने भारत के लोकतंत्र के उज्जवल परंपरा पर गहरा आघात। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं सवाल पब्लिक का शो के एक स्पेशल एडिशन में। 17वीं लोकसभा के चुनाव में संसद का आखिरी पूर्ण सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन अपने पीछे सरकार और विपक्ष के बीच खाई और बढ़ा गया है। इसलिए जब 28 दलों का इंडी गठबंधन लोकतंत्र बचाने का नैरेटिव सामने लाने की कोशिश कर रहा है, तब क्या नरेंद्र मोदी के मुकाबले 2024 के चुनाव में देश इंडी गठबंधन की सुनेगा? क्या विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी का कोई भी ऑल्टरनेटिव है, या जैसा जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने इंडी गठबंधन के चाय समोसा विजन का दावा किया, मोदी से विपक्ष की लड़ाई वहीं तक है? नरेंद्र मोदी के सामने इंडी गठबंधन की चुनौती को देश कितना गंभीर मानता है? आज सवाल पब्लिक का शो पर मैं यही सर्वे लेकर आई हूं। नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कौन सा चेहरा होगा? ईवीएम को लेकर आम जनता क्या सोचती है? संसद में जो मिमिक्री हुई उस पर जनता की क्या राय है? इन सारे मुद्दों पर टाइम्स नाउ नवभारत ने ईटीजी रिसर्च के साथ मिलकर एक सर्वे किया और देश का मूड जानने की कोशिश भी की। मैं यहां आपको बताती चलूं कि 13 दिसंबर को मैंने आपको यह सर्वे दिखाया था कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी रिसर्च के सर्वे में अकेले बीजेपी को 308 से 328 सीटें आती नजर आ रही थी और एनडीए को लगभग 319 से 339 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए के मुकाबले इंडी गठबंधन 148 से 168 सीटों पर सिमटता दिख रहा था, यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी देखी जा रही है। ऐसे में क्या संसद सत्र में आई आर पार की नौबत और इसके बाद इंडी गठबंधन के नए सिरे से तैयारी का कोई फर्क पड़ेगा? खासकर तब जब अब की बार इंडी गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को मोदी के खिलाफ चेहरा बनाने की कोशिश हुई। इससे इंडी गठबंधन की लड़ाई मजबूत होती दिख रही है या कमजोर? 2024 में मोदी के सामने कौन? यही है आज सवाल पब्लिक का। सर्वे के सवालों को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सर्वे का सैंपल साइज तकरीबन 25,000 है। नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों और जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के 24 राज्यों में यह सर्वे हुआ है। 40% फील्ड सर्वे है और 60% सर्वे टेलीफोन पर सवाल पूछकर किया गया है। सर्वे के सवालों को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीते संसद सत्र में विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करने के खिलाफ इंडी गठबंधन ने देश भर में सेव डेमोक्रेसी नाम से विरोध प्रदर्शन किया। आज पूरे दिन दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कहा, आपको सुनवाती। पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए।
जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? देश में भयंकर बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। अब ये थे राहुल गांधी। इस बीच बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी मिशन 24 में जुट चुकी है। बीजेपी उन सीटों पर जोरदार काम कर रही है जो पिछले चुनाव में वो नहीं जीत पाई। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, जहां अभी तक कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा वो भी साफ नहीं है। ये कैसे होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आज इस पूरे मुद्दे पर बहस के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज हमारे तमाम माननीय अतिथि। हमारे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरी दाहिने तरफ और मेरी बाईं तरफ सांसद हैं बीएसपी के मलूक नागर साहब, जो उस वक्त वहां थे जब ये गैस सिलेंडर, कैनिस्टर को गैस सिलेंडर बोल रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने वहां वीरता दिखाई थी या आपने? ये इसका जवाब तो मैं क्या दूं, इसका जवाब तो आप सबने, पूरे देश के लोगों ने देखा है। मैं अपने बारे में अपने मुंह से कुछ कहूं तो ठीक नहीं लगता। मौत उस समय बिल्कुल नज़दीक से निकल के गई और पूरे देश ने देखा है कि मैं और हनुमान बेनीवाल 2 थे, फिर 4-5 लोग आए और फिर 15-20 लोग आए। बाकी लोग कुछ तो ज़्यादातर बाहर भाग गए थे, कुछ खड़े रह गए थे, ना भागे ना आगे आए ना पकड़ने की कोशिश की। पूरा देश जानता है। चलिए, आपने बहुत सहनशीलता से जवाब दिया। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मार्केटिंग गुरु सुहेल सेठ जी, महुआ मांझी सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जेएमएम से हैं। लोकेश जिंदल जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। मनोज यादव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी के, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं सर्वे पर जाऊं, मैं सबसे यही कहना चाहती हूं कि आज बहुत बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने और हमने सवाल भी कुछ ऐसे ही पूछे अपने सर्वे में। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया गठबंधन को जिता पाएंगे? इस पर जनता ने क्या कहा? हां, जिता सकते हैं, नहीं कैंडिडेट कोई और हो, चेहरा कोई फर्क हो पता नहीं, इस पर क्या कहेंगे? तो जिता सकते हैं सिर्फ 28% लोग कहते हैं, कैंडिडेट कोई और हो 26%, और कोई भी चेहरा हो फर्क नहीं पड़ता 46% लोग कह रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी लोकेश जिंदल जी, ये खड़गे जी के नाम पर पहले तो सुनवा दूं, आज ही आपके इंडी गठबंधन से क्या कहा गया है उनके बारे में और कितनी अलायंस आपकी पक्की चल रही है, पहले इसका एक नमूना दर्शकों को भी दिखा दो। बात है सब कुछ तो नीतीश कुमार ने किया है। आज इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया। सारे लीडरों को, जितना क्षेत्रीय लीडर था सबको इकट्ठा किया, बार बार बैठक करवाने का कोशिश किया और बैठक हुई। अभी तो इनका नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है, इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। करेंगे पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तो हम सुने हैं। अब खड़गे फड़गे बोल रहे हैं आपके इंडी अलायंस वाले। लोकेश जिंदल जी, पूछना चाहती हूं कि खड़गे के नाम पर कांग्रेस में भी नहीं है कहीं पर कंसेंसस,
और विपक्ष, बाकी की जो विपक्षी दल हैं वो क्या कह रहे हैं आपके सामने है। दूसरी तरफ जेडीयू के सांसद पिंटू जी, उन्होंने कहा था चाय बिस्किट की पार्टी हो गई, समोसा भी नहीं खिलाया, सब खत्म। अब ये बताइए, खड़गे जी के नाम पर या कोई भी चेहरा ले आए, 46% लोग कह रहे हैं कि आपका कोई चांस है ही नहीं। नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, प्राचीन भारत में एक बहुत फेमस कहानी है कि जब राजा अजात शत्रु लिच्छवियों गणतंत्र पे हमला करना चाहते थे तो उस समय उन्हें बोला गया जब तक लिच्छवी एक इकट्ठे हैं, उनके बीच में मजबूती है, तब तक अजात शत्रु का कोई चांस नहीं है उन्हें हराने का। उसने वत्सकार को भेजा और वत्सकार ने जाकर लिच्छवियों के बीच में फूट डालने की कोशिश की। इंडिया अलायंस की जब तक सभी दल उसके साथ में है, सभी दल एक विचारधारा के लिए समर्पित है, सभी दल एक ही दृष्टिकोण रखते हैं, वो है भारत के लोकतंत्र को, संविधान को बचाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस विचारधारा को हराना नामुमकिन है। हाँ, मैं देख रहा हूं कि आजकल बहुत प्रयत्न हो रहे हैं, बहुत तरीके से प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किसी तरह से फूट डाली जाए, या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम पर, या विचारधारा के दृष्टिकोण पर, या फिर आपस में जो है पार्टियों को लड़ा दिया जाए। लेकिन इससे इंडिया अलायंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लोकेश जिंदल जी, यही तो मैं कह रही हूँ, सजग है। लोकेश जिंदल जी, यही तो मैं कह रही हूं कि आपके यहां तो फूट डलवाने की जरूरत है नहीं। अखिलेश वखिलेश आपकी पार्टी के बड़े नेता ने कहा, खड़गे फड़गे बोल रहे हैं जेडीयू के नेता, और पिंटू जी कह गए हैं कि चाय बिस्किट का ये पार्टी होती है, समोसा तक नहीं खिलाते, पैसे तक नहीं है। उधर ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं एक तरह से खाई की तरफ ढकेल दिया है कांग्रेस पार्टी को, ये कह के कि खड़गे नॉट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोदी जी के सामने खड़े हो जाएं। तो शहजाद पूनावाला जी, आपको फूट डालने के लिए जाने की जरूरत है क्या? मुझे लगता है कि जो लोग जुड़ ही नहीं पाए हैं उनके बीच में क्या फूट डालने की कोशिश करेंगे। अभी ये दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कैसे झगड़ रहे हैं। आप ही के चैनल पर कल ये खबर चली थी कि कैसे कांग्रेस ने पत्र लिखकर कहा है कि तृणमूल कांग्रेस जितनी सीटें ऑफर कर रही है वो हमें स्वीकार्य नहीं है। केरल में पिनराई विजयन की बेटी को भ्रष्ट कहना और पिनराई विजयन का कांग्रेस को कहना कि तुम लोग जो है वो सेकुलर नहीं हो, और फिर एक दूसरे को कहना कि राहुल गांधी वायनाड से ना लड़ ले। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं, दो तरह की शायरी निकली कल उस दिन की इंडी मीटिंग से। एक शायरी तो नीतीश जी जैसे लोग कह रहे थे कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, जितने निकले मेरे अरमान बहुत कम निकले। और दूसरी सेट ऑफ शायरी कांग्रेस वाले कह रहे थे कि प्यास गजब की थी, बगल में पानी भी था, जहरीला पानी था, पीते तो मर जाते, नहीं पीते तो मर जाते। ये कश्मकश की स्थिति है कि कांग्रेस वाले नहीं स्वीकार पा रहे हैं। खड़गे जी के नाम पर अभी तक कांग्रेस ने औपचारिक रूप से स्वीकार्यता नहीं दी है, क्योंकि ना वो गठबंधन में बहन मायावती को ले सकते हैं, ना उन्होंने कभी दलितों के बारे में चिंता की है। आंबेडकर जी को भी किस प्रकार से उन्होंने अपमानित किया, किस प्रकार से हराया, तो ये उनका मूल चरित्र ही यही है, और इसलिए आज वो स्वीकारते नहीं है इसको। चलिए अगले सवालों की तरफ चलते हैं, और ये सवाल मैं बड़ी स्क्रीन पर यहां लेने वाली हूं। सवाल नंबर 2 जो हमने लोगों से पूछा, उसमें 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा राहुल गांधी ही होने चाहिए या कोई और, ये सवाल हमने पूछा, और आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। नरेंद्र मोदी का चेहरा राहुल गांधी ही हो, इसके बनाम राहुल गांधी के नाम पर 19वीं सदी आपको वोट पड़े हैं। कोई और चेहरा हो 27%, यानी कि राहुल गांधी को सिर्फ 19% लोग समझते हैं कि मोदी के सामने खड़े हो। 27% कहते हैं कि कोई और चेहरा ले आओ, और कह नहीं सकते, यानी कि कोई विकल्प है ही नहीं। 54% लोग कहते हैं किसी को भी खड़ा कर लीजिए और कोई समझ नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ये 54% लोग कहते हैं। ये है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, खड़गे राहुल के अलावा इंडिया गठबंधन में और कौन कौन चेहरा प्राइम मिनिस्टीरियल फेस हो सकते हैं। अब इसकी फहरिस्त लिस्ट मैं आपके सामने दे रही हूं। ममता बनर्जी 26% वोट, अरविंद केजरीवाल 24%, अखिलेश यादव 21%, नीतीश कुमार 29%। ये है बाकी लीडरों का। राहुल गांधी का इसके मुकाबले 19% है। तो इसमें अगर आप देख लीजिए तो बहुत नजदीक की टक्कर है पॉपुलैरिटी के हिसाब से। अगर आप देखें तो क्या इसी रशाकशी में ये पूरा निकल जाएगा? माहौल क्या रहेगा? मलूक नागर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं,
इतने सारे लीडर और जो एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं लोकेश जिंदल जी, ये कहीं भी नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में? और बल्कि अखिलेश जी ने तो ये भी कह दिया है कि अगर बीएसपी आएगी तो हम चले जाएंगे। तो ये कौन सा, उनको कहीं ना कहीं डर है कि आप जाने वाले हैं उसमें? देखिए, दो बातें पिछले कई दिनों से सुनने में आ रही हैं। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि कांग्रेस को बीएसपी से समझौता करना चाहिए और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी और खड़गे साहब को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरा आ रहा है कि समाजवादी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने और राम गोपाल जी ने कहा कि बीएसपी को कांग्रेस से दूरी बना के रखनी चाहिए। मुझे तो लगता है दोनों ही बातें कहीं ना कहीं झूठी हैं, दोनों ही बातें चंडू खाने की खबर लगती है। असली केवल एक ही बात लगती है। जब सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हो रही, तो मीटिंग खत्म होने से पहले ही सबसे पहले बाहर अखिलेश जी आए और उन्होंने भाजपा पे हमला बोला और कांग्रेस पे भी तंज कसा। और इससे साफ दिखता है कि मध्य प्रदेश की खटास अभी बाकी है, जो अखिलेश जी कहा था। और वो जिस तरह उनको बिल्कुल नकार दिया था मध्य प्रदेश में और सीट नहीं दी थी, और आरएलडी को राजस्थान में सीट नहीं दी थी, तो अब आरएलडी और एसपी का गठबंधन कांग्रेस को यूपी में सीट नहीं दे रहा है और वो कहीं ना कहीं आपस में खटास दिख रही है। तो ये तलखी, ये खटास, ये पुरानी मध्य प्रदेश और राजस्थान का बदला, ये एसपी आरएलडी और गठबंधन और कांग्रेस के बीच में है। हमारा इससे कोई ज्यादा लेना देना बिल्कुल भी है नहीं। मनोज यादव जी, अब आप बताइए, ये इंडिया गठबंधन जहां खड़गे वड़गे हो रहा है, जहां अखिलेश वखिलेश हो रहा है, इसमें कौन सी आइडियोलॉजी आपकी जो है वो कॉमन है? कौन सा सीट शेयरिंग फॉर्मूला है जिस पर आपकी सहमति बन गई है, और कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, क्योंकि अगर पॉपुलैरिटी में देखें तो अखिलेश जी का जो पॉपुलैरिटी है वो लगभग ममता जी का या नीतीश जी जितना है, तो एक क्यों बने, दूसरा क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? इस पर भी तो विवाद रहेगा। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का लालच हो वो प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई लड़े, और वो लालची व्यक्ति इसी बात पे फोकस करे कि मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इंडिया अलायंस में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए इंडिया अलायंस में आया हो। मैं ये बात इसलिए कह दे रहा हूँ कि बहुत दिन ज़्यादा नहीं बीते हैं नाविका जी। आप याद करिए कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करते थे पूरे देश की डिबेट में कि ये दो, एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक पश्चिम बंगाल से आती है, मुख्यमंत्री है, और वो प्रधानमंत्री बनेंगी। तो उन चंडू खाने की रिपोर्ट्स में इस बात को तो खुद उन दोनों नेताओं ने अपने मुख से स्पष्ट कर दिया और बयान देके स्पष्ट किया कि मैंने, एक ने आदरणीय खड़गे जी का नाम रखा, दूसरे ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की। यानी कि उन दोनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो प्रधानमंत्री फेस के चेहरे इस गठबंधन में नहीं है। कम से कम बुद्धिजीवी लोग इस पे भी तो चर्चा करें। कोई, मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 दिन से इस बात पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। अभी तक शहजाद पूनावाला बोलने लगते, अरे ममता जी को तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, सबसे ज्यादा उन्हीं का है इच्छा बनने की, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी, उनको भी बनने की बड़ी इच्छा है। आप समझ गए ना, इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री का फेस धीरे धीरे सेंट्रलाइज होता जा रहा है। सेंट्रलाइज कहां हो रहा है? जहां इंडिया अलायंस के लोग चाह रहे हैं। आप लोग सवाल पूछते हैं, इंडिया अलायंस जवाब देता है, लेकिन विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है, ना बीजेपी में, ना तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। आपने परसेंटेज की बात करी, तो परसेंटेज पे भी बता दूं, और मैं उत्तर प्रदेश को और बिहार को लेके भी बता दूं, तब परसेंटेज पे बात करूं। ना तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनना है, ना आदरणीय लालू जी को प्रधानमंत्री बनना है। ये दो नाम और सॉर्ट आउट हो गए। महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं, लेकिन लालू जी को, नीतीश जी को तो बनाना है ताकि तेजस्वी जी का रास्ता खाली हो मुख्यमंत्री वाला, इसीलिए तो नाराज गए यहां से। तेजस्वी जी 75 साल के नहीं हैं। तेजस्वी जी यंग लीडर ऑफ इंडिया हैं। उनके पास अभी जीवन में बड़े अवसर हैं। अवसर इस बात का है कि कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए, और वो खबरें जो इंडिया अलायंस में थी नहीं, वो सामने आ गई। अब मैं मलूक नागर जी की बात पे आता हूं। इनका कहने का मतलब है शहजाद पूनावाला जी कि खड़गे जी 75 साल से ऊपर
हैं इसीलिए उनका नाम सजेस्ट किया गया क्योंकि 75 साल से ऊपर हैं? देखिए, मुझे लगता है कि क्यों सजेस्ट किया गया ये मैं बताऊं उससे अच्छा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आपको बताएंगे, सुनिए। राहुल गांधी इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज बिगेस्ट एसेट। वो अगर अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, लायबिलिटीज एक तरफ लिखते होंगे, एसेट एक तरफ, द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इज राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि राहुल तुझसे ना हो पाएगा। ममता दीदी का भी लगभग यही स्वभाव है कि राहुल गांधी में उनको कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए वो नहीं कहती कि उत्तर प्रदेश से भी राहुल गांधी चुनाव लड़े। तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो सच को स्वीकारा है, कांग्रेस पार्टी का भी सच को स्वीकारेंगे और ये अखिलेश जी ने भी स्वीकारा है। इसलिए साइकिल के कैरियर पर किसी का करियर बनाने के लिए वो फिर से बैठाने के लिए तैयार नहीं, वरना कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में? एक बार बोल दे यदि राहुल गांधी पर कैसे व्यक्ति हो? दूसरी बात है कि बीच में क्यों बोले जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात समाजवादी पार्टी बी टीम है क्या कांग्रेस की? ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान नहीं मान रहे हो। नेता को क्या बोला था कमलनाथ जी ने आपके? कैसे तुम प्रवक्ता हो भाई? कम से कम सही से मनोज जी आजकल आपकी आदत खराब हो रही है और महुआ माजी जी मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ये मुद्दा जो इंडी अलायंस का है ये आपसे भी जुड़ा हुआ है। मैं आपके पास आ रही हूँ लेकिन आप अपनी बात खत्म। 5 सेकंड देखिए, अगर बाकी सब तो छोड़ दीजिए, जेएमएम से पूछ लीजिए क्या उनको राहुल गांधी का नाम स्वीकार्य है? क्या जेएमएम को खड़गे जी का नाम स्वीकार्य है क्या? सांसद साहिबा बैठी है यहाँ पर। महुआ माजी जी अब सुनने में तो ये भी आया और आजकल जो भी सुनने में आया है जिसकी वजह से हेमंत सोरेन जी आए भी नहीं शायद इंडिया अलायंस की मीटिंग में, लेकिन आज उसको सब लोग चंडू खाने की खबर बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जेएमएम को भी ऐसा लगता है जैसे आपकी पार्टी को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही इस अलायंस में जितनी मिलनी चाहिए और इस वजह से हेमंत सोरेन जी आए भी नहीं। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये तय कर लिया जाए कि खड़गे जी या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में ही इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी? क्या किसी और दल से रजामंदी के लिए कोई भी एक्सरसाइज की गई है? और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 4 मीटिंग हो गई लेकिन आज तक कोई भी एजेंडा जो है वो पूरी तरह से कंसेंसस पर नहीं हुआ, चाहे वो सीट शेयरिंग हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टीरियल फेस हो, चाहे कन्वीनर का ही नाम हो, किसी चीज पर कोई अग्रीमेंट नहीं। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इंडी अलायंस जीतेगा, इंडी अलायंस जीतेगा। महुआ जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कह दूं, तब से मैं देख रही थी कि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन उसमें मैं चूंकि उस मीटिंग में थी, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष कारण से नहीं आ पाए। हमारे यहाँ सरकार आपके द्वार चल रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट का एक दिन तय रहता है जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो कार्यक्रम बहुत ही भव्य आयोजन की तरह होता है। जिनको आज तक कुछ नहीं मिला भाजपा के कार्यकाल में, जो सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा लगा के थक गए थे, ऐसे लोगों के पास योजना लेकर खुद सरकार जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा था और साथ ही हमारे यहाँ विधानसभा सत्र भी चल रहा था, इसलिए वो आ नहीं पाए, लेकिन उनके बदले उन्होंने 3 प्रतिनिधियों को भेजा, मैं भी उनमें से एक थी। और मैंने देखा बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपने किसी ने कहा कि नीतीश जी और लालू जी नाराज होकर चले गए, मैंने तो नहीं देखा कि वो नाराज होकर चले गए। और किसी ने कहा कि पहले अखिलेश जी निकल गए, मैंने तो सबसे पहले ममता जी को निकलते देखा क्योंकि वो सामने बैठी थी दरवाजे के पास। उनके बाद नीतीश जी बैठे थे तो वो उनके पीछे निकले, फिर लालू जी बैठे थे तो वो निकले और अखिलेश जी उनके कई बहुत बाद में निकले। तो कुछ भी अटकल यहाँ लगाया जा रहा है। अच्छा, आपने कहा कि सब लोग महत्वाकांक्षी है, बनना चाहते हैं, नहीं बनाया जा रहा है तो नाराज है। यहाँ तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो उनको अब ऐसा कोई शौक नहीं है, या उन्होंने कहा कि अभी नाम का जिक्र करना ही नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि जब चुनाव जीत जाए लोग, उसके हिसाब से तब तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री का। मुझे लगता है विपक्ष को और दूसरे लोगों को ज्यादा चिंता है इस बात की। यहाँ जो इंडिया गठबंधन है, इसे इस बात की चिंता है कि कैसे अधिक से अधिक सीट लोकसभा और विधानसभा में लाया जाए। हमारे यहाँ झारखंड में अभी से गठबंधन है क्योंकि वहां पर कांग्रेस, जेएमएम और राजद की सरकार है, आप सभी जानते हैं। तो उसमें यह तय हुआ था कि जिस पार्टी का जो कैंडिडेट जिस क्षेत्र में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत का भरोसा दिला सकता है, जो वहां का सिटिंग एमएलए एमपी है या फिर जो सेकंड पोजीशन में है, उसको टिकट मिलेगा। यही फॉर्मूला इस बार भी शायद लागू होगा
और कल के उस दिन के मीटिंग में ये भी कहा गया कि ये सब डिसीजन जो लिया जाएगा ये सेंट्रल लेवल पर नहीं लिया जाएगा, ये स्टेट लेवल पर लिया जाएगा और हर स्टेट में गठबंधन की कमेटी बनेगी। कमेटी अपने स्तर पर तय करेगी कि कहां पर कौन मजबूत कैंडिडेट है, कौन पार्टी मजबूत है, वो वहां पर से चुनाव लड़ेगी ताकि उसे जीत मिले और बाकी जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं वहां पर उनके परेशान नहीं करेगी, बल्कि वो उन सभी मिलकर उनको सहयोग करेगी। और लगातार मीटिंग्स होंगे, रैलीज होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे, ये सब कुछ है। इसमें इस तरह की अटकलें आप लोग कृपया मत लगाइए, क्योंकि ये हम हैरान हो रहे थे कि जब हम वहां मौजूद थे और सबसे राय मांगी गई है। अभी सब लोगों ने एक तरफा अपने सजेशंस दिए हैं, अपने विचार रखे हैं, सुझाव दिए हैं और अपनी मांग के बारे में कहा है, क्योंकि सबको एक एक करके बोलने का मौका दिया गया था उस मीटिंग में। सबने अपनी बात रखी, किसी ने उस बात पर बहस भी नहीं की, नहीं इसका कोई प्रतिकार किया, विरोध किया। सबने शांति से उसे सुना और सुनकर ये अपनी अपनी पार्टी में उसको लेकर डिस्कस करेंगे और तब फिर अगली मीटिंग में हो सकता है कि ये लोग मिलकर बैठकर तय करेंगे कि किसके सजेशन पर अमल किया जाए और कौन सा सबकी बेहतरी के लिए अगली मीटिंग कब होगी मैडम? तीसरी बात कि मैं सोशल महुआ जी अगली मीटिंग कब होगी? अरे भाई हम लोग को भी अगली मीटिंग कब होगी ये इंडिया गठबंधन के लोगों को ही मिलकर तय करने दिया जाए, क्योंकि ये इनका पर्सनल मामला है। भाजपा कब मीटिंग करेगी ये इंडिया गठबंधन वाले उनसे नहीं पूछते। रही बात विवाद की या आपस में नहीं मन के मिलान होने की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा के तरफ से भी अभी जो चुनाव उन्होंने जीता तो उस समय टिकट को लेकर जो सिटिंग एमएलए तक के टिकट काटकर सांसदों को लाकर लड़ाया गया, क्या उनके आपस में फूट नहीं था, मतभेद नहीं था? मुख्यमंत्री पद को लेकर कई दावेदार तो आप कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन के मतभेद बीजेपी के अंदर के मतभेद जैसे हैं, इस पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन अगले 3 सवाल आपके समक्ष रख रही हूं। और सुहेल सेठ जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूं। क्या आपको लगता है कि चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट से होना चाहिए? पब्लिक ने इस पर क्या कहा, क्योंकि इस पर तो रेजोल्यूशन पास हुआ इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर। इसमें कहा हाँ बैलेट से ही चुनाव हो। सिर्फ 6% लोग कह रहे हैं कि आप वापस बैलेट पर चले जाइए, बैलेट से ही चुनाव हो। 6% नहीं, ये पीछे ले जाने वाली बात है। 37% वीवीपैट की पर्ची होनी चाहिए 100% मिलाने की बात जो इंडिया गठबंधन कह रहा है, उस पर सिर्फ 4% लोगों ने वोट दिया है। कह नहीं सकते वो 53%, यानी कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वापस बैलेट पेपर पर जाएं। विपक्ष की तरफ से बार बार ईवीएम का मुद्दा उठाने के पीछे क्या वजह मानते हैं? हार की वजहों की लीपापोती 26% लोग यही मानते हैं। भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं 31%। असल मुद्दों से भागना चाहते हैं 43% लोग ये मानते हैं। विपक्षी सांसदों को अनुशासन के नाम पर संसद के बाहर करने पर आपकी क्या राय? सरकार गलत कर रही है 34%, सरकार का कदम सही है 46%, कह नहीं सकते 20%। अब सुहेल सेठ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ईवीएम पर जनता से कोई भी सपोर्ट नहीं है सारी विपक्षी दलों को, क्योंकि जनता समझती है बैलेट की तरफ जाना पीछे की तरफ जाना है और ये मुद्दे भटकाने की कोशिश है, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो संसद में सांसदों का निलंबन हुआ उस पर भी जनता जो है वो सरकार के साथ खड़ी है कि अगर ये ठीक से काम नहीं कर सकते तो बाहर ही ठीक है। इस पर आपकी क्या राय? एक तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने 7 हिंदुस्तानियों में जो यहाँ पे हैं सबसे लास्ट में आप आम आदमी के पास आए, तो इसमें आपका बड़प्पन है। अब क्या किया जाए, हम तो ना सांसद हैं ना कुछ ठप कर सकते हैं। जहां तक आपके सवाल की बात है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पकौड़े भी बांटे वो भी किसी को राजी नहीं होगा। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की जीत हुई तो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई, तेलंगाना में तो ईवीएम चले। तो अगर आपकी इतनी ही ईवीएम के साथ नाराजगी है तो आप तेलंगाना को गिव अप कर दीजिए कि भाई हमें गलती से हमने ये तेलंगाना को जीता है। आपको सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए, ये तो कभी हो नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि आपने ठीक कहा कि क्या हम हर वक्त टेक्नोलॉजी में रिग्रेस करेंगे या प्रोग्रेस करेंगे?
पूरी दुनिया हमारे इलेक्शन कमीशन, बैलेट प्रोसेस को मानती है। सिर्फ हमारे देश में सिर्फ जब चुनाव होता है ईवीएम्स को गालियां पड़ती हैं। जब हमने और सबको गाली हम दे चुके होते हैं तब ईवीएम्स को गालियां पड़ती है कि भाई ये ईवीएम की वजह से हम हारे हैं। नंबर 3, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, और मैं ये एनजीओ का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने भाई मनोज यादव जी को देख रहा हूं और मैं ये नहीं चाहता कि आज भी वो उत्तेजित हो। तो राहुल गांधी जी को ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने क्या उसे आउटसोर्स कर दिया ममता बनर्जी को, क्योंकि सारी डिसीजंस तो ऑलमोस्ट ममता बनर्जी ही ले रही हैं। खड़गे जी को बनाइए, प्रियंका जी को लड़ाइए, नेक्स्ट वो बोलेंगी डेरेक ओब्रायन को आप वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए कांग्रेस पार्टी का। अब मजाक नहीं, ये जो अलायंस है ना तो आइडियोलॉजी पे सहमत है, ना पॉलिटिकल सीट शेयरिंग पे सहमत है, ना एक आदमी जिसके ऊपर वे सब सहमत है उसका नाम उन्होंने अभी तक दिया है। जब खड़गे जी का नाम मेंशन हुआ, इससे ज्यादा डैमेज खड़गे जी को और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गांधी के रहते आपने खड़गे का नाम लिया, वो तो बेचारा उनका तो पत्ता कट ही जाएगा, क्योंकि ये कभी हो नहीं सकता। राजा तय करता है कि रंग से कब बात करें, उल्टा कभी नहीं होता। चौथी बात जो आपका सर्वे कह रहा है, देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी जी को, आपने तो 19वीं सदी बोला, वो तो गलती थी और आपने मान भी लिया। 19%, फिर 27%, फिर 54%। मुझे ये हैरानगी है नाविका जी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन सा ऐसा लीडर है जो कि इंडिया अलायंस को भी बांध सके और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी खड़ा हो सके। यहां दो चैलेंजेस हैं। एक तो ही हैज टू यूनाइट द इंडिया अलायंस एंड नंबर 2 ही हैज टू टेक ऑन नरेंद्र मोदी। मैंने वाजपेयी जी का पॉलिटिकल कैंपेन किया था। उस टाइम हमारी लाइन थी, हम अब भी अटल हैं, क्योंकि हम जानते थे कि जो वाजपेयी जी ने किया और जो करने जा रहे थे, जो मैनिफेस्टो में था, इट वॉज वेरी क्लियर। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस गठबंधन की नींव क्या है, मूल धारा क्या है, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या। मनोज जी थोड़ा उंगली नीचे करिए, मैं अभी खत्म करता हूं, तो आपकी उंगली मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब हम पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, हमें सिटीजन को लेके आगे चलना चाहिए। अभी लोकेश ने अपना खड़ा कर दिया, कभी तो मनोज जी की उंगली, कभी आपके। भाई आप लोग मेरे को बात तो खत्म करने दो यार। मैंने कभी उंगली नहीं उठाई जब आप दोनों इतने वरिष्ठ नेता बात करते हैं। ये क्या, ये उठाने की ये हैबिट हो गई है आप लोगों की। जब आदमी बोल रहा होता है आप उंगली उठाते हैं। अरे सर उठा के चलिए, उंगली उठाने में तो सभी उठा सकते हैं। तो मैं बस इसी से खत्म करूंगा नाविका जी कि मेरे ख्याल में 2022 में नरेंद्र दामोदर दास प्रधानमंत्री बनेंगे। आप ईवीएम यूज करिए, पकौड़े यूज करिए, रसगुल्ला यूज करिए या बैलेट पेपर यूज करिए, बनेंगे तो वो ही 2024। और मेरा यही हम्बल प्ली है कि मनोज जी से और लोकेश जी से, ये इतने वरिष्ठ इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब आदमी कोई और बात कर रहा हो तो उंगली ना उठाएं, बड़ा डिस्ट्रैक्शन होती है। चलिए सुहेल सेठ जी, आप शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं और आपने सिर्फ बोलना चाहने वालों को, जिन्होंने आपको इंटरप्ट भी नहीं किया, उनके साथ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि उन्होंने अपनी उंगली नीचे कर ली। तो वो कहते हैं ना, आपके साथ मैंने अगर कोई इनजस्टिस किया, लास्ट आके वो कहते हैं कि कॉमन मैन सबकी बोलती बंद कर देता है। वो आपने करके दिखाया। लेकिन हाथ उठे थे तो लोकेश जिंदल, क्योंकि पहले कांग्रेस की बात हुई थी, और फिर मनोज यादव जी आपके पास आ रही हूं। लोकेश जिंदल जी 30 सेकेंड काउंट। सबसे पहले तो मैं ईवीएम पे कहना चाहूंगा कि डिमांड ये है कि 100% वीवीपैट जो है उसकी काउंटिंग की जाए। ये एक ऐसी डिमांड है जो जायज है। आज भी अगर हम अपना एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो साथ में हम प्रिंटेड रिसिप्ट हर कोई मांगता भी। आप जायज समझ रहे, जनता जायज नहीं समझ रही। 100% वेरिफिकेशन करना चाहिए। 4% जनता कह रही है कि 100% बनाना चाहिए। आप जनता से कितने कटे हुए हैं, इसी बात से पता चलता है। देखिए अगर जहां पर बहुसंख्या हो वो चीज सच और झूठ तय नहीं करेगी। माता सीता को भी जो है
एक वनवास अग्नि जनता नहीं परीक्षा दे देनी दिया था, पड़ेगी। लेकिन वो सही नहीं होता। चलिए माता, दूसरी बात, अगर हमारे गांव में कहावत है, अगर रसोई में बर्तन बचे तो मतलब समझ लो खाना बन रहा है, अगर रसोई सूनी हो तो इसका मतलब खाना नहीं बन रहा। तो इंडिया गठबंधन के अंदर अगर बर्तन बज रहे हैं, इंडिया गठबंधन के अंदर बर्तन बज रहे हैं। मनोज यादव जी, इंडिया गठबंधन के अंदर बर्तन बज रहे हैं, समोसा मिल नहीं रहा, चाय बिस्किट पर बात खत्म हो गई और आप कह रहे हैं बर्तन बज रहे हैं, बन कुछ रहा नहीं है वहां पर। मनोज यादव जी, अब पिंटू जी को समझाइए ना, आप ही के गठबंधन के हैं वो। पिंटू जी सांसद हैं सीतामढ़ी से, 19 से पहले ये बीजेपी के 3 बार के विधायक हैं और टिकट जेडीयू के कोटे में चला गया था तो वो जेडीयू से लड़े हैं। इस बार टिकट उनका कट के आरजेडी वहां से चुनाव लड़ने जा रही सीतामढ़ी से। ये मेरी भविष्यवाणी और न्यूज आप ब्रेकिंग चला सकती, इसीलिए उनको समोसे की बड़ी चिंता है। चलिए मैं आता हूं। अभी कहा राजा और रंग की बात कही हमारे सुहेल सेठ जी ने। अभी नई संसद के उद्घाटन में एक राजा चल तो रहा था अकेले, अगल बगल उसके गार्ड्स भी नहीं थे, मंत्री और मंत्री प्रधानमंत्री सारे दूर तो बहुत दूर दूर थे। राजा को आप देखना चाहते हैं, वही तो राजा। रंग तो बेचारी बीजेपी के और कैबिनेट वाले हैं। एक राजनाथ सिंह है, 26 जनवरी को परेड में जा रहे थे, वो रंग पीछे चलना चाह रहा था लेकिन राजा ने हाथ पकड़ के कहा हट जा, तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, मैं इकलौता राजा हूं। मजा आया सुलेश सेठ जी? आज रात को सोइएगा तो फीलिंग्स भी आएंगी मेरी बातों का। जी मलूक नागर जी की बात का जवाब दे दो। बीच में ना टोकिए। मैंने आपको बहुत पेशेंस से सुना था, मैंने पेशेंस होकर सुना था। बस आ गए टाइमर, क्योंकि सवाल और भी है, सर्वे बाकी है। मुझे सारे सवालों का जवाब दर्शकों के सामने रखना है। सुहेल सेठ 10 सेकंड मुझे काउंटर। मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी। मोदी राजा थे और राजा की तरह चल रहे थे। हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता वैसे ही चलता है। मुलायम सिंह जी जब थे वैसे ही चलते थे, अखिलेश जी वैसे ही चलते हैं, शरद पवार वैसे ही चलते हैं, सब साथ चलते हैं। इसीलिए उनको नेता कहा जाता है, आपको फॉलोअर्स सब साथ चलते हैं। ऑलराइट, के आगे चले तो शहजाद जी मैं आपकी तरफ आ रही हूं क्योंकि विशेष टिप्पणी की गई थी, लेकिन सवाल 3 और आपकी स्क्रीन पर। 2024 के लिए विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? मिलकर लड़ें, रिजल्ट पलट सकता है, 38% लोग कह रहे हैं। चेहरा छोड़े, मोदी के सामने मुद्दा खोजें, 21% लोग। 24 भूल जाएं, 2029 की तैयारी में जुटें, 41% लोग। अब 41% लोग कह रहे हैं 29 की सोचिए, 24 भूल जाइए। 2024 के चुनाव में विपक्ष क्यों पिछड़ता दिख रहा है? कोऑर्डिनेशन का अभाव 12%, सही मुद्दे का चयन का अभाव 34%, नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा नहीं 54% लोग। संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर आपकी राय? ये बिल्कुल गलत है, 48% लोग मानते हैं ये बिल्कुल गलत है। विपक्ष ने खुद अपनी भद पिटवाई, 23% लोग। दोनों मिला दें तो लगभग 71% लोग मानते हैं ये बहुत गलत स्टेप था। लोकतंत्र में ये सब चलता है, 11% कह नहीं सकते 18%, लेकिन 71% लोग मानते हैं ये गलत था। और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के समय राहुल गांधी का वीडियो बनाना, इस पर लोग क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी में गंभीरता की कमी 30%, राहुल को विपक्षी सांसदों को रोकना चाहिए था 15%, राहुल ने जो किया ठीक किया 20%, कह नहीं सकते 35%। शहजाद पूनावाला जी, देखिए अगर आप इन 4-5 सवालों का निचोड़ निकाले तो अभी कुछ देर पहले हमारी सांसद साहिबा जी ने कहा जेएमएम से, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, उन्होंने एक बात पर मन की कही थी। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन जो है वो कितनी अधिक से अधिक सीट जीतने के लिए आगे आ सकता है, वो हमारा प्लानिंग है। ये सीट, ये एम्बिशन, यही तो चक्कर है। एक तरफ मोदी है जो कहते हैं कि देश के लिए मिशन और विजन और सेवा है, दूसरी तरफ ये लोग साफ तरीके से अब कह रहे हैं कि हमारा और कोई मेल मिलाप नहीं है, ना आइडियोलॉजिकल पोजीशन है जैसे सोहेल सेठ बता रहे थे, ना कॉमन ग्राउंड है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, लोगो भी नहीं है। मिमिक्री करते उसको जायज ठहराते और केवल
उपराष्ट्रपति की नहीं, आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति का भी मजाक उड़ाना, प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं उनकी कब्र खुदेगी, ये बातें कहना और फिर कहना कि मैंने क्या गलत किया, ये तो मिमिक्री आर्ट फॉर्म है, और अपने आप को जायज ठहराना। और उसके बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी, आज भी देखिए उनका कोई चेंज नहीं हुआ है अप्रोच में, अभी भी वो उसी प्रकार की राजनीति, वही मुद्दे जिनको जनता ने खारिज कर दिया है उनको लेकर चल रहे हैं ये। और बर्तन बजने की बात हो रही थी कि ये रसोइयां खाली नहीं, बर्तन बज रहे। लोकेश जी, बर्तन फूट रहे हैं। ये चलिए, आपने जेडीयू पिंटू जी का तो बोल दिया, सीतामढ़ी से टिकट कट रहा है उनका, गोपाल मंडल का क्या बोलेंगे, रिंकू सिंह का क्या बोलेंगे भाई? अरे ये भी तो है ना, लोग ये कह रहे हैं सीधे सीधे कि हमारा नेता बनेगा वरना कोई नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि अगर इतना उनके अंदर मतभेद है तो कैसे वो वोटर को कन्विंस करेंगे और कैसे अपने कार्यकर्ताओं को कन्विंस करेंगे? मलूक नागर साहब, दो बातें, मिमिक्री उपराष्ट्रपति की, राज्यसभा के सभापति हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का वीडियो खींचना, उस पर जनता की आपने राय समझी, क्या ये सही था? क्या ये लोकतंत्र है? देखिए नविका जी, इस बात की ना गंभीरता समझनी होगी। मौत हमारे नजदीक से निकल के गई, अगर सच होते तो आज टेलीविजन पे ना होते। ऐसी स्थिति में अगर सिक्योरिटी पे सवाल उठा रहे हैं और इतने गंभीर हैं कि जो हम लॉ मेकर हैं, कानून बनाते हैं, हमारे लिए जो गाइडलाइंस हैं हम उसको नहीं मान रहे, जिस वजह से सांसद बाहर हुए और इतने गंभीर मुद्दे पे संसद भवन के अंदर ही, संसद भवन के गेट पे जहां से केवल एमपी जा सकते हैं, वहां बैठ कर के मिमिक्री अगर करी जा रही है और राहुल गांधी जी उसका वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा और संवैधानिक ढांचे में जो संसद की परंपराएं हैं, और लॉ मेकर अगर एक्टर का काम कर रहे हैं, कॉमेडियन का काम कर रहे हैं और वहां फिल्म बना रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ये बात एकदम पक्षधर नहीं है हम इसके, और गलत है, और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। लोकेश जिंदल जी, लोकेश जिंदल जी, यही मुद्दा है। आप सिक्योरिटी पर सवाल उठाना चाहते हैं, यह आपका हक है, लेकिन आपको अगर संसद में ऑर्डर रखकर सवाल नहीं पूछना और बाहर जाकर मिमिक्री करना है, तो आपने पूरे मुद्दे का मखौल नहीं बना दिया, ना सिर्फ उपराष्ट्रपति का, मुद्दे का ही मखौल बना दिया। देखिए, हम अगर बात करते हैं व्यंग की, तंज की, ये इसके अलग अलग रूप है। किसी कोई व्यक्ति किसी तरह से अपने भाव प्रकट करता है और किसी व्यक्ति का भाव प्रकट करने का एक अपना तरीका होता है। कई लोग रोष का, आवेश का सहारा लेते, कई अपने व्यंग और तंज का सहारा लेते, और इस छोटी सी एक ऐसे एक्सप्रेशन को इतना बढ़ाव चढ़ाव दे देना, ये शोभा नहीं देता। ये एक बचाव करने का तरीका है। ये स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार जो है बचना चाहती है जवाबदेही से, इसीलिए एक छोटे से मुद्दे का राई का पहाड़ बना रही है और किसी तरह से एक राई का पहाड़, मलूक नागर जी, राई का पहाड़। देखिए, लॉ मेकर 18-20 लाख लोग हमें चुन के भेजते हैं, अधिकृत करते हैं, हमारी ताकत के दम पे जाके संसद में काम करो, और अगर हम लॉ मेकर हैं तो हम एक्टर नहीं है। महुआ माझी, क्या ये सही था ये जो मिमिक्री हुई? हाँ, आप सरकार पर सस्पेंशन का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या मिमिक्री से इसका बदला लिया जाएगा? मैं इसका जवाब देती हूँ। देखिए, मैं इसकी पक्षधर नहीं हूँ, मैं निंदा करती हूँ इस तरह की घटना का, लेकिन साथ में ये भी कहूंगी कि इस परंपरा की शुरुआत भाजपा वालों से हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेतागण कांग्रेस और विपक्ष के लोगों पर खुद से जो मिमिक्री किए हैं, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। जयराम रमेश जी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट में पोस्ट किया है। तो मिमिक्री करने की जो परंपरा है भाजपा के नेताओं द्वारा आरंभ की हुई है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। इसे चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग, इन दोनों को इसका अंत करना चाहिए। ये कहीं से भी लोकतांत्रिक ये जो पद्धति है आपने देखा जनता का क्या, जनता का क्या रुख है? शहजाद पुना, जो लोग इसको और एक माहौल मैं बता रही हूँ, आप बोल दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। माहौल की बात आप कर रहे थे। आपको मैं बताऊं कि अगर आप ये कहते हैं तो संसदीय परंपरा और जो हमारा जो पार्लियामेंट के नए भवन का उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ, उसमें राजा तो गए, लेकिन जो उसके संवैधानिक प्रधान है, जो अभिभावक है, माननीय राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, आप जवाब दीजिए। नहीं दिया। अब महुआ जी, ये तरीका सही नहीं। मैंने आपको, आम आदमी तो मैं भी हूँ, आप सांसद है, फिर भी मैंने अपना समय दिया। लोकतंत्र है, ये तरीका नहीं है। ठीक, हाँ। अब देखिए मान्यवर, ऐसा है 15 अगस्त के प्रोग्राम में
प्रधानमंत्री जाते लाल किले पर, राष्ट्रपति नहीं जाती। 26 जनवरी में राष्ट्रपति जाती है, प्रधानमंत्री नहीं जाते। तो इसका तो अर्थ आप ये निकाल देंगी कि मतलब 15 अगस्त के समारोह में उनका अपमान हो रहा है। अगर कोई मंदिर बनता है तो मंदिर के द्वार जो खोलते हैं, प्लीज मैडम, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, महुआ जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके ऊपर चिल्लाकर नहीं बोलना चाहता, आप मेरी बात हो जाने दीजिए। मंदिर में जो होते हैं भगवान प्रतिष्ठित होते हैं, भगवान कभी मंदिर के द्वार नहीं खोलते, मंदिर के द्वार मंदिर की कमेटी खोलती है, पर अंदर जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है वो भगवान होते हैं। संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति उस सदन को चलाएंगे। अब मुझे आने दीजिए मुद्दे पर। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि स्पीकर ने भी सस्पेंड किया, स्पीकर का मखौल नहीं उड़ाया, केवल ओबीसी समाज से आने वाले पहले उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा, और वो भी बॉडी शेमिंग और पोस्टर शेमिंग किया गया। और यही मखौल और व्यंज था क्या, तंज था क्या, जब आपने आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया। जेएमएम ने उस समय पर उसके ऊपर यह कहा था कि यह गलत है। जेएमएम ने अजय कुमार के बयान पर कि यह दुष्ट मानसिकता की है द्रौपदी मुर्मू जी, उसका खंडन किया था नहीं किया था आपने? उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, चाहे आपको अच्छे लगे बुरे लगे, वो ओबीसी समाज से उनकी समाज को गाली दे दिया। राहुल गांधी कन्विक्ट हुए। मुद्दा आज ये है कि जनता क्या कहती है, जनता विपक्ष की कोऑर्डिनेशन के बीच में क्या कह रही है, जनता विपक्ष के चेहरे पर क्या कह रही है, और जनता क्या समझ रही है कि 24 में विपक्ष के पूरे अलायंस का कोई चांस है या नहीं। लेकिन जनता एक और सीख दे रही है, बर्तन जितने हों बजें, लेकिन जनता यह भी कह रही है कि 24 नहीं 29 की तैयारी करिए, आपस में तालमेल ठीक करिए, और ये जो रोज ईवीएम का बहाना है, कम से कम इससे जनता त्रस्त है। और जो लोग बना रहे हैं एक विक्टिमहुड का माहौल, आपका मुद्दा अगर सही भी था, जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं संसद में जो कुछ हुआ उस पर, सस्पेंशन पर, लेकिन जब आपने मिमिक्री की सभापति की, देश के उपराष्ट्रपति की, तो जनता इसकी पक्षतार नहीं है। ये जनता का मैसेज है, ये पब्लिक का मैसेज है। क्या हमारे विपक्षी नेता इसे समझेंगे? क्या यही रहेगा जनता का मूड? क्या मूड आगे आने वाले समय में बदलेगा? हम आपके पास इस तरह के सर्वे लाते रहेंगे और रोज रोज के मुद्दों पर जनता क्या सोचती है आपके सामने रखते रहेंगे, क्योंकि पब्लिक इज द बॉस और पब्लिक तय करती है जनता का मूड और नेता का भविष्य। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम हमारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आपको भी धन्यवाद करती हूं हमारे साथ इस स्पेशल सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए। नमस्कार।